तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपनी ली लिंगजिंग थी वो लीलू से माफ़ी मांगती है कि शायद अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, शायद तुम्हें अब अकेले लड़ना पड़ेगा या जो भी। वैसे देखो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कल मेरी ट्रेन थी और मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। और पता है नागपुर से बेंगलोर मतलब भाई 24 घंटे और मुझे बनारस निकलना है, लेकिन अब देखो क्या होता है, ऑफिस वालों के ऊपर डिपेंड करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। लीलू इधर अपना कल्टीवेशन में था 5 सालों के लिए और इस दौरान दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे और बात अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, 2 महीने की बात है लीलू को कल्टीवेशन में गए हुए। दसों डिवाइन कॉन्टिनेंट पे ना ये काले रंग के कुछ पत्थर जैसे गिरने लगते। बेसिकली ये पत्थर कहाँ से थे? अदर डोमिनियन से आ रहे थे, यानी कि शैडो वर्ल्ड से। वो युद्ध जिसे हम ओरिजिन रिवर्सन वॉर कहते हैं, यानी शैडो वर्ल्ड वर्सेस नेचुरल वर्ल्ड, वो शुरू हो चुका था। और इस समय ना बहुत सारे जो पावर्स थे वो एक दूसरे के साथ मिल करके अलायंस बना के बैटल कर रहे थे, जैसा कि एकेडमिक फेडरेशन का आदेश था। जैसे कुछ एकेडमिक फेडरेशन का अलायंस था, कुछ गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का था, कुछ ड्रैगन रेस वाले अपना अलग बना के थे क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं। क्योंकि इस समय देखो कोई भी डिवाइन कॉन्टिनेंट पे कोई हेवनली एम्परर है नहीं, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं जैसा कि रूल बनाया गया था हेवनली एम्परर जियांग के द्वारा। तो वॉर लीड करने वाले लोग कौन से थे? जो ट्रिपल क्राउन किंग थे, जैसे कि की हुआंग, वांग जुआनजिन वगैरह। लेकिन कितने भी आप कुछ भी बना लो, देखो बैटल होगा तो दोनों साइड से लोग मरेंगे। तो यही चल रहा था और ऐसी जो त्रासदी थी, जो ट्रेजेडी थी ना, वो आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ के जो योद्धा लोग थे थोड़े वीक थे, किंग लेवल के एक्सपर्ट भी कम थे। अब एकेडमिक फेडरेशन कहाँ लोगों को भेजेगा ना, कितने भेजेगा, उनके पास भी तो लिमिटेड लोग हैं। समय ऐसे निकलते रहता। धीरे धीरे लीलू के कल्टीवेशन का दूसरा साल आ चुका था। केओस जो था ना वो और बढ़ चुका था और ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट यानी जहाँ पर लीलू वगैरह का घर है वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। तो जो भी किंग लेवल के एक्सपर्ट थे या उनसे नीचे वाले, अब सभी लोग कहाँ भागेंगे? तो जिया किंगडम की तरफ भागते हैं क्योंकि फिलहाल सबसे ज़्यादा किंग लेवल के एक्सपर्ट यहीं पर थे और यही सबसे स्ट्रॉन्ग जगह था। मतलब जिया किंगडम में थोड़ी स्टेबिलिटी थी, थोड़ा पीस था और जिया किंगडम इन्हें रोकता भी नहीं है। मतलब स्पेशली जियांग किंग और पांग कियान युवान डिस्कस करते कि नहीं यार, कि हर एक डोमेन्स के, मतलब जो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में जो किंगडम्स है ना वहाँ के भी जो अदर डोमेन्स खुल रहे हैं उन्हें निपटाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जिया किंगडम का जो ये अलायंस था वो बड़ा होते जाता है और इसका नाम था जिया अलायंस। और जियांग किंग डीन वगैरह मिल करके ना बहुत सारे ऐसे डोमेन्स निपटाते जाते हैं, अदर किंग्स वगैरह को सीधा सीधा समझो। जिसे देख करके ना बाकी भी जो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे वो भी अपनी इच्छा जताते हैं कि हम भी आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि मिल के लड़ेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो फिर निपट जाएंगे। और देखो वो जो उन्होंने रूल बनाया था हेवनली एम्परर जियांग ने, जो रूल यूज़ किया था एंशिएंट कॉवेनेंट वाला, उससे लोगों को ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी। तो इतने कम टाइम में ना लोगों का स्ट्रेंथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लीलू का जब कल्टीवेशन का तीसरा साल था ना, तब तक ना जियांग किंग वगैरह ने बहुत सारे अदर डोमेन्स को निपटा चुके थे। जो बड़े बड़े थे वही बचे थे। बड़े अलायंस में एक जिया अलायंस था और एक एनलाइटन सीज वाला अलायंस था। अब जिया अलायंस में लगभग 15 किंग लेवल के एक्सपर्ट थे और इस समय जियांग किंग उनकी लीडर कही जा सकती थी क्योंकि वो 7th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट थी। और इवन क्यों ऐसा हुआ था ना कि एक बार क्या हुआ था, एक डुअल क्राउन किंग से बैटल हो गया था अदर किंग से, जिसे जियांग किंग ने हरा दिया था, तो मतलब निपटा दिया था। और जियांग किंग पूरा ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में फेमस होने लगी थी और लोग इसे ना 12 विंग्ड रेडिएंट गॉडेस कह के बुलाते थे। अब ये जो एनलाइटन सेज अलायंस को जो लीड कर रहे थे ना वो प्रिंसिपल थे एनलाइटन सेज कॉलेज के किंग जाओमिंग, वेटरन किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे। फिलहाल उनका भी पावर लेवल ना डुअल क्राउन के पीक पर था। अब देखो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट का जो बैटल था वो तो अलग लेवल पे चल रहा था, आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट से कहीं ज़्यादा कठिन था। तो हेवनली एम्परर लेवल के जो पावरफुल एक्सपर्ट्स थे, मतलब खानदान के जो लोग थे नीचे के, वो भी लोग अलायंस बना के बैटल कर रहे थे। समय निकलते जाता और ये खूनी युद्ध चलते रहता है। बहुत सारे किंग लेवल के एक्सपर्ट भी मरते हैं, ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट इस दौरान अपॉर्चुनिटी क्योंकि अच्छी मिल रही थी उस ब्लेसिंग्स की वजह से, तो किंग लेवल पे भी पहुंच रहे थे। धीरे धीरे इस दौरान एक उम्मीद की किरण भी जगती। लीलू के कल्टीवेशन के चौथे साल में हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि इस दौरान जो चीफ थी ना, लीनियज चीफ हेवनली एम्परर में टान टाइलान, फांग लिनियज की तरफ से वो 9th ट्रांसेंडेंट ड्यूक लेवल पे पहुंच चुकी थी और उन्होंने सिंगल हैंडेडली 3 क्रिपल क्राउन किंग को निपटाया था, जिससे कि लोगों को और उम्मीद जगती। और इससे ही थोड़ा और समय बीता होगा तब तक ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट से एक और न्यूज़ आती है। अब जो जियांग किंग थी क्योंकि लगातार बैटल भी कर रही थी और ब्लेसिंग्स भी था, तो ये भी अब 8th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट ड्यूक बन चुकी थी। तो जिया अलायंस के लिए भी एक अच्छी उम्मीद थी। एक धीरे धीरे क्या हो रहा था ना कि ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट पे भी खतरा बढ़ रहा था। डुअल क्राउन एक आधी मिलते थे पहले अदर वर्ल्ड से, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी बढ़ने लगे थे। जिया अलायंस की सबसे बड़ी उम्मीद फिलहाल जियांग किंग थी। और तब तो जब जियांग किंग ने एक डुअल क्राउन किंग को मारा था तब तो वो 7th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट थी। अब तो भाई 8th ग्रेड पे जा चुकी है, तो आराम से ट्रिपल क्राउन किंग को भी चैलेंज कर सकती है। और लोगों को ये भी पता था कि यार टान टाइलान की बेटी, एक तरह से बहू बेटी जो भी बोलो, जियांग किंग है। अब एक ही फैमिली में भी कुछ समय पहले ली जिंग हेवनली एम्परर बने और सबको ये भी पता था ली टाइग्स वन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत टैलेंटेड आदमी थे, तो वो भी आसपास ही लेवल पे होंगे।
और लीलू का भी थोड़ा थोड़ा लोगों को पता ही था। मतलब खानदान ही खतरनाक है भाई, हेवनली एम्परर और 4 ट्रांसेंडेंट ड्यूक तो आराम से। इधर हमें ना एक खतरनाक बैटल दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों के झंडों पर खास करके ली और किन वाला साइन देखने को मिलता है। हेवनली एम्परर ली और हेवनली एम्परर किन मिलकर के ना साथ में बैटल कर रहे थे। बड़े बड़े जो लार्ज डोमिनियंस थे इनर कॉन्टिनेंट में, ये बैटल वहाँ चल रहा था। और ऐसा क्यों चल रहा था? क्योंकि सबसे आगे खड़ी थी टांटाइला। मतलब बोल सकते हो कि हेवनली एम्परर के नीचे में ना कोई टक्कर नहीं दे सकता। और उन्होंने निपटाया था 3 ट्रिपल क्राउन को, लेकिन हालांकि वो पीक पर नहीं थे, लेकिन फिर भी ट्रिपल क्राउन किंग तो थे। इस दौरान बैटलफील्ड पर हमें दिखाया जाता है कि करप्शन खतरनाक तरीके से फैलता है। टेंटेकल्स निकलते मतलब रेशे जैसे, और 10 ड्यूक को पकड़ते और एक साथ उन्हें निपटा देते। और वही जो टोरेंशियल रेन होती है ना ब्लैक ऑरा वाली, वो भी कर रही थी, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए एक अलग सोर्स ओरिजिन एनर्जी वाली बूंद गिरती है जो कि काउंटर कर देती है और इन ड्यूक्स को भी छुड़ा देती है। बाकी मतलब जो भी लोग थे, और ये बेसिकली एक लेडी थी जैसे हमें दिखाया जाता है, ये कोई और नहीं। मतलब समझ लो कि बारिश की बूंद के समान थी, अलग ही थी, प्योर फ्लॉलेस बोल सकते। सिंगल क्राउन किंग लेवल पे थी फिलहाल ये, और ये थी फेरी ऑफ वाटर केनी। बहुत सारे ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट इसे थैंक्स भी बोलते। और जिससे ये बैटल कर रही थी वो भी सिंगल क्राउन किंग था, अदर किंग, लेकिन उसे सप्रेस कर दिया था इसने। 4 साल में ये बंदी देखो 3rd लेवल की ड्यूक पर थी, अब सिंगल क्राउन किंग लेवल पे पहुंच चुकी है। टैलेंटेड तो थी वैसे भी। हेवनली एम्परर किन के मरने के बाद जो भी रिसोर्सेज थे इसी पर लगाए जाते हैं, और 10 साल की ब्लेसिंग्स भी काम कर जाती है। अब इस सिंगल क्राउन किंग को सप्रेस करने के बाद किनी का ध्यान यही नहीं रुकता, ये सामने के स्पेस की तरफ देखती है जहाँ पर एक 10,000 मील का बड़ा सा स्पेस होल हो जाता है, और वहाँ से ग्रेट पैंग बर्ड का आवाज़ सुनाई देने को मिलता है। और किनी समझ जाती, काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अलायंस चीफ टांटाइलान ने एक्शन ले लिया था, और इनको पता था कि जहाँ भी जाती है ना चीफ टांटाइलान, वहाँ बैटल सुनिश्चित था। और स्पेस की टेक्निक गोल्डन पैंग बर्ड कौन यूज़ कर सकता है इन लेडी के अलावा? बेसिकली एक डेवलिश और उन्होंने फील किया था, और वो था ट्रिपल क्राउन डेविल किंग, जिसकी मेन बॉडी को टांटाइलन ने ढूंढ लिया था और स्पेस के थ्रू उस पर खतरनाक अटैक किया था। और फाइनली सबके सामने एक सोर्स ओरिजिन एनर्जी का बॉल वो बना देती है उसका, मतलब ट्रू बॉडी डिस्ट्रॉय करती है, फिर सोर्स ओरिजिन एनर्जी को भी स्पेस में मतलब निपटा देती है। लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो एक और ट्रिपल क्राउन किंग को टांटाइलन ने निपटा चुकी थी। और इस दौरान ना टांटाइलन पूरे स्पेस को ध्यान से देख रही थी। यहाँ का भी बैटल जो इस डोमिनियन का था कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था, और इनके सामने हेवनली एम्परर किन खानदान की यानी कि अपनी किन लियान की बेटी किनी प्रकट होती है और रेस्पेक्ट दिखाती है। टांटाइलन भी इस बंदी से काफ़ी खुश रहती थी कि इस लड़की का दिमाग काफ़ी दूर तक चलता है, मतलब अच्छी है, अपने माँ की जैसी नहीं तो लोग दुश्मनी रखते हैं कि मेरी माँ को मारा ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये बंदी काफ़ी दूर तक देखती थी कि उसको कैसे किन खानदान को फिर से स्ट्रॉन्ग करना है या जो भी है। और इसने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया था जब ओरिजिन रिवर्सन वॉर शुरू हुआ था, क्योंकि देखो अब इनके खानदान को हेवनली एम्परर पावर कहा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि हेवनली एम्परर किन अब मर चुके थे। और देखो होता भी ऐसा ना, क्योंकि इनका खानदान कमज़ोर पड़ चुका था, तो बाकी हेवनली एम्परर पावर चाहते तो इनके खानदान को लूट सकते थे, लेकिन वॉर भी शुरू हुआ और हेवनली एम्परर ली लोग के खानदान के लोगों का ऐसा इरादा भी नहीं रहता था, और टांटाइलन ने भी इस बंदी को सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे इनकी फैमिली का स्ट्रेंथ, खास करके किनी का स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। और इस दौरान टांटाइलन भी तारीफ करती कि देखो तुम 4 साल में कितनी टैलेंटेड हो ना, किंग लेवल पे पहुंच गए, और तुम्हारे लीडरशिप में खानदान किन फिर से राइज करेगा। तो किनी काफ़ी हम्बल भी थी कि अरे आप मेरी तारीफ कर रही हैं, लेकिन आपको भी पता है कि मेरे से भी कुछ टैलेंटेड लोग हैं। इस दौरान ये भी तारीफ करती कि नहीं, मेरे बेटे ने कहा था वैसे कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लड़कियों में तुम फेनिक्स हो। अब किनी को याद आता है उस बंदे का नाम लीलू का, और थोड़े इमोशंस कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि इसे लगा नहीं था कि लीलू आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट का बंदा एक दिन इस लेवल पे जाएगा, इन्हें सरपास कर देगा। और सबको पता था लीलू के मोमेंटम को रोकना असंभव के जैसा है, और कहीं ना कहीं अब ये लीलू की बहुत रेस्पेक्ट भी करती थी। मैटर अगर थोड़े प्रॉब्लमेटिक नहीं होते तो शायद लीलू से इसकी शादी भी की बात चल सकती थी। हालांकि अब इसे पता था कि जियांग किंग के होते हुए अब ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, और ये भी नहीं कर सकती थी, और अब तो बात भी नहीं है। जैसे कि जोंग युआन ने ट्राई भी किया था बात चलाने का, बट किनी ने खुद मना कर दिया। इधर लीनियज चीफ जो थे टियानजी, वो बात करते हैं टांटाई से कि मेजर जो डोमिनियन के अदर किंग्स थे वो तो मारे जा चुके हैं, और उनका पावर लेवल भी ज़्यादा नहीं, जो कुछ बच के गए हैं, तो अटैक तो नहीं होने वाला। इनकी भी ऑरा पहले से काफ़ी बढ़ चुका थी, और ये भी ट्रिपल क्राउन किंग पे पहुंच चुके थे। ज़्यादा खुश नहीं रहते थे क्योंकि ली जिंगे इन्हें सरपास कर चुके थे और हेवनली एम्परर स्टेज पे जा चुके थे। इन्होंने इवन अपना जो माउंटेन रूलिंग चीफ का पोजीशन खाली करना चाहा, लेकिन टांटाई ने मना कर दिया था। अब इस दौरान टांटाई यहाँ से निकलने वाली थी, तो लीनियज चीफ भी पूछते हैं कि आप कहाँ जाने वाली, क्योंकि अगर ये चली गई तो फिर अगर और पावरफुल ट्रिपल क्राउन किंग का अटैक होता है तो क्या होगा। ये बोलती है देखो मुझे जाना पड़ेगा नोबल बैटलफील्ड, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिला है हेवनली एम्परर्स के थ्रू कि ग्रैंड डेविल किंग्स जो हैं वहाँ उनका अटैक काफ़ी बढ़ चुका है, खास करके उस एरिया में। जैसे पहले हेवनली एम्परर किन जो थे वो गार्ड किया करते, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। टियानजी समझ जाते हैं कि शैडो वर्ल्ड का ये प्लान होगा कि ताकि आप यहाँ से जाओ। अब
किन सॉन्ग युवान भी चिंतित थे। देखो कुछ भी हो, अब बड़ा पिक्चर ये लोग भी देखते थे कि टांटाई यहाँ पर हैं तब तक चीज़ें नॉर्मल, क्योंकि इनके सामने इवन की वांग जिन्हें रेडिएंट किंग कहा जाता है वो लोग भी कुछ नहीं है। टांटाई को भी पता था कि शैडो वर्ल्ड का प्लान है, लेकिन जाना तो इन्हें पड़ेगा। टियानजी भी कहते हैं लीनियर चीफ टांटाई आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ में सर हिलाती है और फिर गायब हो जाती है। एक माउंटेन पीक पर प्रकट होती है और एक स्पेशल मिरर बनाती है कि बहुत दूर वाली एरिया को कनेक्ट करता था, जिसमें सामने में एक सामने गॉडेस दिखती और ये थी ज़ियांग किंग, जो कि देखकर बोलती, काफ़ी खुश हो जाती कि मदर, मतलब स्पेस के थ्रू काफ़ी दूर से भी ये यहाँ से ज़ियांग किंग से बात कर पा रही थी। और ज़ियांग किंग समझ गई थी मतलब कि आप जा रहे हो नोबल बैटलफील्ड। किंग ये भी थोड़े चिंतित थे क्योंकि हेवनली एम्पर के लेवल के पावरफुल लोग मिलते हैं नोबल बैटलफील्ड में फिलहाल के समय में। हेवनली एम्पर किंग भी मर चुके हैं, तो हालांकि फिर भी ज़ियांग किंग बोलती आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ लीलू भी सेफ रहेगा। इस दौरान टांटाई उस ग्रीन गेट की तरफ देख, ज़ियांग किंग भी उधर ही देख रही थी क्योंकि 4 साल बीत चुके थे और अभी तक लीलू वहां से बाहर नहीं आया था। इस दौरान बाई मेंगमेंग बाहर आती है और कहती सीनियर ज़ियांग चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्क्वाड लीडर कल्टीवेशन से बाहर आने में ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि देखो बाई मेंगमेंग की जो बॉडी है ना, अब उसमें जो पिल सेंट थी पहले वो अभी भी है, लेकिन वो स्लम्बर में जा चुकी है, गहरी निद्रा में। फिलहाल ये बॉडी अपनी खुद की यही बाई मेंगमेंग कंट्रोल कर रही है और इसके वजह से ना बाई मेंगमेंग का जो बॉडी वगैरह कंडीशन है पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। मतलब ये पिल सेंट के पावर को भी अब यूज़ कर पाती और यूज़ कर पाती तो डबल क्राउन को भी टक्कर दे सकती थी, लेकिन क्योंकि इसकी फाइटिंग स्किल्स कुछ नहीं थी, क्योंकि ये रिफाइनमेंट वगैरह में रहती थी, तो आप समझ सकते हो। तो फिलहाल ये उन्हीं पिल रिफाइनमेंट में लगी थी, क्योंकि पिल सेंट की एक और एबिलिटी थी रिफाइनमेंट की, जो कि इसने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं इनहेरिट कर लिया था। एक तरह से इसने अब देखो पिल पवेलियन बना लिया था और बहुत सारे ना टॉप एल्केमिस्ट को इसने गैदर करके, ताकि लोग रिकवर कर सके बैटल से, उन कामों में लगी हुई थी। इधर ज़ियांग किंग को दिखाया जाता है जो कि बाई मेंगमेंग से बात करी थी और काफ़ी चिंतित थी क्योंकि मदर को उधर जाना पड़ा। इसका मतलब ये शैडो वर्ल्ड का लंबा प्लान है, वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती, तगड़ा अटैक करना चाहती। और जैसा कि ज़ियांग किंग ने एक्सपेक्ट किया, टांटाई के जाने के 2 महीने बाद ये जो बैटल था पहले से और ज़्यादा इंटेंस हो जाता हर जगह पर। और इस समय जो ज़िया अलायंस था ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट का, ये लोग भी काफ़ी प्रेशर फील कर धीरे धीरे पैनिक पड़ने लगता। 6 महीने बीतते बीतते एक इन्फॉर्मेशन आता ना कि एक ट्रिपल क्राउन डेविल किंग इधर आ चुका है और वो भाई पीक लेवल के पावर माने जाते। नाम था इसका व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल किंग, काफ़ी ज़्यादा ये बदनाम था। और फिलहाल ये लोग ना जो एनलाइटेंड सेज कॉलेज वाला अलायंस था उस पर अटैक कर रहे थे। इस बैटल में 2 जो किंग थे लेवल के एक्सपर्ट, उन्हें भी मार देते। किंग ज़ाओ मिंग भी हेविली इंजर्ड हो जाते व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल किंग की वजह से, जबकि आप सोचो वो भी डुअल क्राउन के पीक पर थे। तो बाकी जो छोटे मोटे अलायंस थे मिडल साइज की, वो लोग भी काफ़ी डर जाते हैं और एनलाइटन सेज अलायंस को पीछे भी हटना पड़ता। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर ज़ियांग किंग लीड करते 5 किंग्स के साथ एनलाइटन सेज कॉलेज को सपोर्ट करते और ये बैटल शुरू होता है हेवनली पिलर डायनेस्टी के आसपास। बैटल ये काफ़ी फेयर्स था और इस बैटल के दौरान ना व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल किंग को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ तक आकर के इसका विजय रथ रुक जाता है और आज सभी लोग और ज़्यादा खुश थे क्योंकि सभी को समझ में आ रहा था कि जब तक ये सैक्रेड लेडीज बैटल फील्ड में है इन्हें कुछ नहीं हो सकता। 12 विंग्ड रेडिएंट गॉडेस। धीरे धीरे 6 महीने और बीतते। व्हाइट डोमिन जो स्कॉर्पियन डेविल किंग था ना, कुछ और अपने जो साथी थे अदरवर्ल्ड से उन्हें बुला रहा था। और इस दौरान ना फिर ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में एक और फियरसम डिमोनिक रोर सुनाई देता है क्योंकि एक और ट्रिपल क्राउन किंग इधर आ चुका था। लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं हो रही थी। ज़िया सिटी हाउस लोलन का जो अंडरग्राउंड पैलेस था, वहां पर एक यूथफुल फिगर को दिखाया जाता है जो कि 5 सालों से आंख बंद करके था, फाइनली अपनी आंखें खोल चुका था। ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन को हमें दिखाया जाता है। ये जो रीजन था ये एनलाइटेंड सेज अलायंस का होमलैंड कह सकते हैं। इनके अलायंस में टोटल 13 किंग्स थे। लीडर किंग ज़ाओ मिंग, पीक डुअल क्राउन किंग। इसका जो डिप्यूटी था उसका नाम था लियू युवान, ये भी एक वेटरन किंग, डुअल क्राउन किंग था। पीक पर नहीं था पर डुअल क्राउन था। इन लोगों की हालत पहले से खराब हो चुकी थी जब से ये ट्रिपल क्राउन डेविल किंग बैटल में उतरे थे। और ये जो व्हाइट स्कॉर्पियन किंग था ना, ये बहुत खतरनाक आदमी था। उसको पता था अब इनको तो मैं इंजर्ड कर चुका तो इन्हें निपटाओ, उसका इरादा यही रहता था। और एनलाइटन सेज अलायंस के पास भागने के रास्ते नहीं। हालांकि ज़ियांग किंग फिलहाल हेल्प कर रही थी। एक तरह से ज़िया अलायंस और एनलाइटन सेज अलायंस भी अब मिल के बैटल कर रहे हैं। लेकिन एनलाइट मतलब ये जो एक्साइटमेंट था वो ज़्यादा समय रहता नहीं है क्योंकि एक और ट्रिपल क्राउन डेविल किंग आ चुका है। पैरागॉन फॉर्चून माउंटेन रेंज को हमें दिखाया जाता है। यही था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का मेन लैंडमार्क लोकेशन। ज़िया किंगडम का जो गोकुन माउंटेन रेंज था ये उससे भी काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर एक नेचुरल बैरियर था जिसका इस्तेमाल एनलाइटन सेज अलायंस वाले किया करते थे। इस दौरान ना ये जो थे ज़ाओ कुन या जो भी नाम था इनका, ये ज़ियांग किंग को योर डिवाइन एक्सीलेंसी कह के बुलाते और बोलते हैं कि आपने हमारी बहुत मदद की है। और ये भी बोलती है आप ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं, अभी वॉर का समय है, सब एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। और फिर इनकी नज़र ज़ाओ मिंग की जो पांकियान युवान पे पड़ती और फिर ये कहते हैं ओल्ड पांग मानना पड़ेगा, तुम्हारा एस्टल सेज कॉलेज बहुत सही है। मतलब तुम्हारे कॉलेज से एक 8th ग्रेड के ट्रांसलेट रेडिएंट गॉडेस का जन्म हो चुका है जो कि शायद 9th ग्रेड में जल्दी ही जाएंगे। फ्यूचर में हेवनली एम्परर भी बनेंगे, तो फिर तुम अपने कॉलेज को एस्ट्रल एंशिएंट कॉलेज भी बुला सकते हो, मतलब नाम दे सकते हो।
डीन पांग भी एक काफ़ी खुश वाला स्माइल, सेटिस्फाइड स्माइल देते हैं। 5 सालों में देखो ये भी डुअल क्राउन किंग बन चुके हैं। और इस दौरान कहते हैं, लगता है तुम्हें एक चीज़ और नहीं पता है, हमारे कॉलेज में एक और ट्रांसेंडेंटल ड्यूक है, वाइस प्रिंसिपल लीलू, 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट था, 5 सालों से कल्टीवेशन में है, तो शायद वो भी उसी लेवल पे जाएगा। किंग जाओमिंग कहते हैं, लीलू, हाँ ये नाम तो मैंने सुना था, क्योंकि देखो लीलू भी काफ़ी मशहूर आदमी बन चुका था। हालांकि इस समय ना जियांग किंग 5 सालों में बहुत ज़्यादा नाम बना चुकी थी, और सबको पता था कि लीलू और जियांग किंग मतलब लव बर्ड्स या जो भी बोल लो। इनको लगता था कि यार लीलू सेम लेवल पे था, बट वो फिर भी सिक्लूजन में चला गया इन 10 सालों में। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना उसे, क्योंकि बैटल करता उसे फॉर्चून और भी मिलते। इधर दूर से एक बंदा जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ जियांग किंग को देख रहा, पुराने दिन से याद आ रहे थे, होली ग्रिल मीट वाले। ये था लान लान, ये वही बंदा था ना जो एनलाइटेंड सेज स्क्रिप्चर यूज करके इन लोगों को परेशान किया करता था, मतलब बैटल जीतने के लिए। अब 5th ग्रेड का ड्यूक, लेकिन अब कहीं ना कहीं खो चुका था। जियांग किंग वगैरह इतनी फेमस हो चुकी है कि और उस लेवल पे है, और जियांग किंग का नज़र उस पर पड़ता और वो उसे पहचान जाए। लान लान भी एक रेस्पेक्ट दिखा, जियांग किंग भी ऐसा इशारा करते थे कि ठीक है कोई ना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मतलब जियांग किंग से बुलाए या बात करे तो लोग थोड़ा अलग सोचेंगे, जो भी सोच लो। लेकिन इस दौरान ये थोड़े शांति से चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी एक ब्लैक क्लाउड की ओर इन्हें दिखाई देती है। जाओमिंग उस तरफ देखता है, क्योंकि ये व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल किंग की ओर थी। करप्शन टेक्निक से ये इसको अंदेशा भी हो जाता और ये जानता भी था। और उसमें एक और डेविलिश और ये फील होती जो कि बिल्कुल भी उससे कमज़ोर नहीं थी, व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल किंग से। यानी कि दूसरा ट्रिपल क्राउन डेविल किंग आ चुका था अब इस बैटल में। तो यहाँ पर जो पूरे बादल रहते ना, अलग ही ब्लैकिश हो जाते, अलग ही अदर वेव वाली और फैलने लगती, और दूसरा अदर किंग प्रकट होता है जो कि काफ़ी यंग दिख रहा और बैनर इसके साथ में था, तो इसे पहचान जाते हैं लोग कि डिवाइन बैनर डेविल किंग। और उसकी जो बॉडी की ओरा थी वो फैल भी रही थी और सप्रेस भी कर रही थी बहुत सारे लोगों को। और इनके अलायंस में अभी तक किसी के पास, पूरा अगर ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के अलायंस को देख लो, तो ट्रिपल क्राउन किंग नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट है जियांग किंग के, जो कि 8th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट, कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत ऊपर है। चलो एक ट्रिपल क्राउन किंग को संभाल सकती है, लेकिन दो को कैसे संभालेगी? जियांग किंग भी ध्यान से देखते इस दौरान अपने होली फिनिक्स पैरासोल को बाहर निकाल, और इन दोनों ट्रिपल क्राउन किंग की जो ऑरा फैल रही थी उसको सप्रेस करने को देखते। पीछे में ना 12 पंख भी बनते हैं, मतलब डिवाइन गॉडेस की तरह लग रही, और कहती भी है कि इन दोनों को मुझ पे छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग इनको संभालिए जो अदर डेविल किंग्स हैं। जाओमिंग भी पूछते हैं, योर एक्सीलेंसी आप अकेले इनको कैसे संभालेंगे? तो ये जानता था यार, देखो व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल किंग कितना स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वाला भी उसी लेवल का है। बट जियांग किंग ये बोलती मुझे पता है, क्योंकि देखो अगर कुछ भी हुआ तो ये लोग निपट भी सकते हैं, लेकिन जियांग किंग एटलीस्ट इन्हें सप्रेस तो कर पाएगी। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक रिस्पेक्ट की भावना आती है जियांग किंग के लिए, यार ये बंदी हमेशा बैटल में आगे खड़ी रहती है। और ये कहता भी है जाओमिंग कि अगर हम ये बैटल सर्वाइव करेंगे तो हमारा एनलाइटेंड सेज अलायंस इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा। इन पांग कहते हैं किंग थोड़ा सावधान रहें। थोड़े इनके एक्सप्रेशन भी कॉम्प्लेक्स थे ना, कि यार अब इनके कॉलेज के बंदे जूनियर्स इनको कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जियांग किंग आगे बढ़ रही थी इस दौरान, दूर जिया किंगडम की तरफ थी। उसका ध्यान वो था कि लीलू सुरक्षित रहे, उससे कुछ ना हो, और मन ही मन कहती लीलू मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब इस दौरान जो डिवाइन बैनर डेविल किंग था ना, वो बोलता है स्कॉर्पियन से कि ये है क्या लाइट जेनेसिस स्टेट, और फिर बोलता है कि ऊपर से आदेश मिला है कि ये बंदी सर्वाइव नहीं करनी चाहिए, इसे आज मारना पड़ेगा। जियांग किंग के बिना डरे हुए कहते आके देख लो बैटल करके, देखते हैं कौन गिरता है। और इस दौरान ये भी बोलते हैं 8th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट जेनेसिस सीड हो, मानना पड़ेगा तुम्हारी बहादुरी को कि दो ट्रिपल क्राउन को तुम संभालोगे। अबे जो डिवाइन बैनर था ना, ये अपनी ऑरा को हिलाता है, स्पेस में होल होते हैं और 7 डेविल हेड्स बाहर निकलते। बेसिकली यहाँ पर तीसरा यानी कि सैटरनाइन हाइड्रा डेविल किंग आ चुका और कहता है डीन पांग बहुत समय बाद मिल रहे हैं हम, लाइट जेनेसिस सीड। तो ये देखो इंजर्ड हो गया था, इसका एक खोपड़ी जा चुका था, तो 7 खोपड़ियाँ थी अब इसके पास। इसका स्ट्रेंथ भी नीचे गिर चुका था, पहले ये ट्रिपल क्राउन पीक हुआ करता था, अब ये नॉर्मल ट्रिपल क्राउन डेविल किंग है। अब मैटर काफी सीरियस हो रहा था, जियांग किंग शायद 2 को संभाल भी लेती, अब तीसरा भी आ चुका। और इस दौरान आवाज भी आती जाओमिंग की कि योर एक्सेलेंसी आपको पीछे हट जाना चाहिए, ये शैडो वर्ल्ड का लंबा प्लान है, ताकि आप हेवनली एम्परर न बन पाओ, आपको उसके पहले मार दिया जाए। जियांग किंग रिप्लाई नहीं करती, वो बस देख, क्योंकि इसे पता था ये पीछे हट नहीं सकती है, लीलू उधर अलग सेक्लूजन में होली फिनिक्स पैरासोल को ये आगे बढ़ाती है, बैटल स्पिरिट से भर चुकी। इस जो फिनिक्स का पैरासोल था जो छाते के समान, तो उसमें से अलग ही सेक्रेट फ्लेम्स की ऑरा मिलती है कि तुम 3 हो ना तो भी देखते, ट्राई करके तुम देख लो। तीनों हंसते हैं और तेजी से आगे बढ़ते, मारना तो पड़ेगा। अब डायरेक्ट कॉम्बैट बैटल होने ही वाला था, तब यहाँ पर एक हवा का झोंका चला, और हवा का झोंका ऐसा था ना कि डीन पांग सभी लोग उस तरफ देखने लगे। उसमें खतरनाक लेवल की सोर्स थी। इवन ट्रिपल क्राउन डेविल किंग्स भी ना उस ऑरा को फील करके हैरान और उस तरफ देखते, ये वो कौन है? जियांग किंग भी रुक जाती, बस इसकी आंखों में एक अलग खुशी था कि ऑरा को ये पहचानती थी। लीलू अब आ चुका था, अचानक से प्रकट होता है, जियांग किंग के हाथ को पकड़ता है और बोलता है योर एक्सीलेंसी मैं आ चुका हूँ। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनअल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। और गाइज थोड़ा देखो यार, वैसे ये चीज़ें शेयर तो नहीं करनी चाहिए, बट मेरी दादी जी कल चली गई थी और मैं ट्रैवल भी कर रहा था, इसलिए मैं मूड में नहीं था वीडियो बनाने के, ठीक है। और मुझे इसलिए बनारस भी जाना है, बट वीडियो आता रहेगा। जिस दिन नहीं आना रहेगा मैं पहले से बता दूँगा, मेरी तरफ से वो गलती थी, मैं
माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए।